मोदी सरकार के 10 साल होने वाले हैं। 10 साल यानी 2 टेन्योर, 9 साल तो पूरे हो चुके हैं और अब इंतज़ार रह गया है, साल भर से भी कम का समय है जब हम अगले चुनाव के नतीजे देखेंगे और देखेंगे कि एक बार फिर क्या प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने में कामयाब होते हैं या कांग्रेस जिन तेवरों के साथ आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी का जो बदला अंदाज है, प्रियंका गांधी का जो बदला अंदाज है, वो बीजेपी पर भारी पड़ेगा। इस सब के बीच में कांग्रेस की रणनीति को समझना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बहुत धारदार बनाया है। निश्चित तौर पर 2014 या 2014 तो जब आप सत्ता में होते हैं तो आपका रुतबा अलग होता है, आपका काम करने का तरीका अलग होता है, एंटी इनकम्बेंसी भारी थी, तो उस समय कांग्रेस को बहुत ज़्यादा आंका नहीं जा सकता है। लेकिन 2019 में कांग्रेस का हमलावर होना तो छोड़िए, बचाव करने में भी अक्षम होना बहुत बड़ी कमजोरी थी। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत बदली हुई दिखाई दे रही है। इन 10 सालों में क्या सबक लिए हैं, इन 10 सालों में क्या बदलाव आया है, वो 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस के 9 सवालों से पता लगता है। दरअसल केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार से 9 सवाल पूछे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा। मैं आपको कांग्रेस की रणनीति यहां पर बताऊंगा कि कांग्रेस 2024 में कैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस में क्या बदलाव आए हैं और कांग्रेस की ये रणनीति किस तरीके से कारगर हो सकती है यदि वो अपनी इस इमेज को या फिर जो भी फायदा मिला है उनको, हिमाचल, कर्नाटक, इसके बाद में आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल बना है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि कर्नाटक के नतीजे आते ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गई और मध्य प्रदेश में कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री बनते आए, एंटी इनकम्बेंसी या लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक बदलाव बहुत स्वाभाविक होता है, लेकिन बीजेपी की लोकप्रियता रही। शिवराज सिंह चौहान ने भी बीजेपी को मध्य प्रदेश में अच्छे से संभाला। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से आए हैं और फिर 2 धड़ों में बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही, ये स्थितियां पहले नहीं थी। ये स्थितियां कितनी समस्या लेकर आएंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन मध्य प्रदेश वो अगला राज्य है जहां पर कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को बहुत मजबूत माना जा रहा है। हालांकि कहा कुछ भी नहीं जा सकता है कि अंडर करंट किसका है, लेकिन बीजेपी के पास नेतृत्व वहां पर, जैसे रमन सिंह है, रमन सिंह अब कहीं एक्टिव नहीं दिखाई देते, आपने बहुत दिनों से शायद उनको सुना नहीं होगा कई मसलों पर। इसी तरीके से हम देखते हैं कि राजस्थान की सियासत में अगर चर्चा में कोई है तो वो सचिन पायलट और गहलोत हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसका भारी नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद लगातार बिल्कुल इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं, चर्चा का विषय कांग्रेस के नेता बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के पीछे ही चलना है, और इसकी संभावना इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रही हैं क्योंकि कोई अन्य नेतृत्व उतना प्रभावी राजस्थान में बीजेपी के लिहाज से नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जब सारे चुनाव लड़े गए हैं तो राजस्थान में भी प्रधानमंत्री के चेहरे को ही रखा जाएगा, और उन्होंने एक के बाद एक कई दौरे राजस्थान के कर भी दिए चुनाव से पहले। अशोक गहलोत ने इस पर तंज भी कसा था कि देखिए आप एक के बाद एक दौरे किए जा रहे हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए ये साल, इस साल का अंत और फिर आने वाले लोकसभा चुनाव, ये बहुत आसान नहीं है, टेढ़ी खीर है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि बीजेपी एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़े। अब कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस 2024 में कैसे आगे बढ़ रही है, इन 9 सवालों से समझिए। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बुकलेट जारी कर कहा, हमारी पार्टी पीएम मोदी से 9 सवाल पूछ रही है। हम जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी इन सवालों के जवाब देने को लेकर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। अब 9 साल हो गए थे और ये एक मौका था। देखिए, ये भी मौके कम आ रहे थे जब कांग्रेस इस तरह से अटैकिंग मूड में दिखाई दे रही थी कि जैसे ही कोई मौका आता है तो वो तैयारी करके बाकायदा बुकलेट लेकर तैयार हो जाते हैं। इस मौके पर जयराम रमेश ने 9 साल 9 सवाल नाम की एक बुकलेट जारी की और कहा ये वही सवाल हैं जिसको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लगातार पूछा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस का 2024 का खाका बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, उसमें से कोई मुद्दा नहीं छोड़ा गया। उद्योगपतियों पर वो अपना हमला लगातार करते रहे राहुल गांधी यात्रा के दौरान, और आपने देखा यात्रा खत्म हो गई, उसके बाद में संसद हो, विदेशी जमीन हो, कर्नाटक का चुनाव हो, हर जगह आपने देखा अडानी के मुद्दे को किस तरीके से उठाया गया। कांग्रेस की रणनीति बहुत स्पष्ट है।
तो अब भारत जोड़ो यात्रा के वो 9 सवाल फिर से रखे गए हैं, या वो 9 बातें जो राहुल गांधी अलग अलग मौक़ों पर कहते रहे, इसको सिलसिलेवार तरीके से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन सवालों के पीछे कांग्रेस की रणनीति समझ में आती है कि कितनी इफेक्टिव रहेगी, ये बात भी समझने जैसी है। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर ऐसे कौन से सवाल हैं जो कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछे हैं। 9 सवाल। पहला सवाल है, ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? सार्वजनिक संपत्ति आप अपने मित्रों को क्यों बेच रहे हैं? अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा हो, नौकरियों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किस चुनाव में नहीं उठते, किस सरकार के खिलाफ नहीं उठाए जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल होता है, लेकिन ये देखा गया है कि इसको कितने इफेक्टिव तरीके से उठाया जाता है। इसी कांग्रेस के खिलाफ जब आपने देखा अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद में केजरीवाल भी, उनका प्रादुर्भाव हुआ, आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, जो आंदोलन खड़ा किया गया, वो कांग्रेस को बहुत कमज़ोर कर गया, सरकार को इतना कमज़ोर कर गया कि लंबा वनवास कांग्रेस का हो गया। यहाँ तक कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात कही जाती थी, उस पर लोगों को विश्वास होने लगा, उनको लगने लगा कि हाँ, माहौल इस तरह का बन रहा है। हालांकि फिर एक के बाद एक कई ऐसे चुनाव आए जहाँ पर कांग्रेस ने अपनी वापसी करी और कांग्रेस ने अपने काडर को भी दिखाया है। वो विपक्षी एकजुटता में भी यही दिखाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की कमजोरी की वजह से कई क्षेत्रीय दल बहुत मजबूती के साथ उभर कर सामने आए, लेकिन जब लोकसभा की बात होती है तो किसी एक दल पर, एक राजनीतिक दल पर विश्वास किया जाता है। लगभग यही स्थिति बीजेपी की बहुत सालों तक रही है। बीजेपी का लंबा संघर्ष रहा है। कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस बहुत ताकतवर रही, लेकिन अब कांग्रेस पिछले 10 सालों से जिस स्थिति में है वो ये बताता है कि कांग्रेस को अगर वापसी करनी है तो इन मुद्दों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से या प्रभावी तरीके से रखने की जरूरत है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है। और सार्वजनिक संपत्ति आप अपने मित्रों को क्यों बेच रहे हैं, यानी कि वो एक बार फिर उन्होंने उद्योगपतियों का जिक्र कर दिया। कांग्रेस के लिए ये बड़ा एजेंडा रहने वाला। कांग्रेस इस मुद्दे को 2024 तक नहीं छोड़ने वाली। बीजेपी की इस पर चुप्पी कह लें, बीजेपी का इस पर सीधे कोई जवाब न देना कह लें, ये भी इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जिस पर आपका कोई भी अपोनेंट चुप्पी साध ले, वो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है राजनीति में। दूसरी अहम बात, ये बहुत ही टच करने वाला मुद्दा है। आपने देखा किसान आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन हो गया था, और आपको प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ऐसा कोई समय याद नहीं आता कि कोई ऐसा बड़ा कानून वापस लिया गया हो या कोई ऐसी घटना हुई हो जहां पर सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। ये क्या था? किसान कानून। जी हाँ, अब किसानों के मुद्दे को कैसे उठाया जा रहा है? इसमें किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, ये वादा किया गया था। किसानों के लिए एमएसपी कानून क्यों नहीं बनाया गया? ये वो बातें हैं जो ये बताती हैं कि किसानों का ये आंदोलन या उसको लेकर जो सेंटिमेंट उपजे थे, उसको कभी भी हवा दी जा सकती है, इसको फिर से आगे बढ़ाया। और ऐसा लगता है कि किसानों के लिए आंदोलन करने वाले कई संगठन तो उधार बैठे हुए हैं। हमने देखा पहलवान आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ खाप पंचायतें और किसानों के कई संगठन पहुँच गए थे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है, और इसीलिए दूसरे नंबर पर ये सवाल पूछा गया है। किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की जिंदगी बेहतर होगी, ये बात कही गई बीजेपी की तरफ से, तो अब ये सवाल पूछा जा रहा है। अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जमा आम लोगों का पैसा क्यों लगाया गया? अदानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसका है? पीएम जवाब क्यों नहीं देते? शेल कंपनियों के बारे में बार बार जिक्र करती है कांग्रेस और आरोप लगाती है कि ये कहां से आ रहे हैं पैसे, इसका जवाब दे। और राहुल गांधी तो कई बार कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं इन मुद्दों को। ये मुद्दा जमकर उठाया जाना है, क्योंकि इसको अब जोड़ा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये आम लोगों का पैसा है, आम लोगों का पैसा उद्योगपतियों को दे दिया गया, इस तरीके से कहा जा रहा है। हालांकि एक नैरेटिव होता है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन देखिए कितने प्रभावी तरीके से कौन सी बात को जचाया जाता है, ये बड़ा महत्व का होता है, और ये तय करता है कि कोई राजनीतिक दल चुनाव में इस बात का कितना फायदा लेता है या अपने अपोनेंट के ऊपर कितनी ताकत के साथ हमला कर पाता है। चौथा महत्वपूर्ण सवाल है, और यह सवाल भी आपने देखा कई बार उठा है, चीन का मुद्दा है। जैसे चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले पीएम ने चीन को क्लीन चिट क्यों दी, जबकि वो हमारी जमीन पर कब्जा कर बैठा है। अब देखिए, चीन के साथ हमारे संबंधों को लेकर बहुत बार सवाल खड़े होते हैं। चीन के साथ हमारे ज़बरदस्त व्यावसायिक संबंध रहे हैं, लेकिन चीन की नापाक नज़र जो है वो हमारी सीमाओं पर कई बार लगी रहती है। चीन का पाकिस्तान के करीब होना है, चीन का हमारी ज़मीनों को कब्जाने का नापाक प्रयास करना है, और हमने गलवान जैसी कई घटनाएं और तस्वीरें भी देखी हैं। सारी चीज़ें बताती हैं कि चीन के साथ हमारी स्थिति जो है वो बहुत ही खींचतान भरी बनी हुई है। ऐसे में अब कांग्रेस का ये सवाल बड़ा लाजमी हो जाता है कि चीन को लेकर स्पष्ट नीति क्या। अब इस पर स्पष्ट नीति कौन बनाए और क्या बताए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में ये चलता रहता है, ये उठापटक बहुत है। अभी रशिया के साथ आप देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध में तटस्थता हमने दिखाई हो, हमारा बहुत पुराना और परंपरागत दोस्त रहा है रूस।
और रूस और चीन जो है वो एक तरफ दिखाई देते हैं, अमेरिका के खिलाफ दिखाई देते हैं, अमेरिका के साथ भी हमारे संबंधों के बारे में बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं। तो भारत की स्थिति जो है वो एक बहुत सेंसिटिव स्थिति है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी है कि कांग्रेस है, किसी के लिए भी भारत अपनी इस स्थिति को कैसे बरकरार रखता है, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष को हमला करने का एक बड़ा मौका मिलता है। एक और सवाल पूछा गया है, 5वां सवाल, कि पीएम बताएं कि चुनावी फायदे के लिए बंटवारे की राजनीति का उपयोग किया जा रहा है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। शुरुआत से ही मोहब्बत की दुकान और ये तमाम जुमले कहे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति को हिंदू मुस्लिम भेद के तौर पर देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मंदिर का निर्माण या अब दूसरी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वोटों के पोलराइजेशन की राजनीति से बीजेपी इसको स्पष्टता से कई बार अपरोक्ष रूप से, सीधे सीधे नहीं, स्वीकार करती भी दिखाई। टिकटों का वितरण है, पॉलिसीज है, बहुत सारी चीज़ें। अब कांग्रेस खुलकर इस पर मैदान में आ रही है। वो चाहती है कि अल्पसंख्यक समाज तो उसके साथ आई, बहुसंख्यक समाज को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति ठीक नहीं है। अब वो समाज में डर का माहौल, ये भी एक इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। एक और छठा सवाल है, पीएम महिला दलित अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर क्यों चुप रहते हैं? पीएम जातीय जनगणना की चुप पर, ये देखिए दलितों का मुद्दा या फिर जातीय जनगणना का मुद्दा, आपने देखा कि कर्नाटक के चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, अभी तक बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत, जब आप इसका आकलन करने बैठते हैं तो दलित वोट बैंक का बीजेपी की तरफ एक मुश्त शिफ्ट हो जाना उसकी बड़ी ताकत है। यही वजह है कि बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर पाई। यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम राज्यों को बीजेपी जीतती चली गई। ये वर्ग जिसके साथ में जाएगा या जिस पर भरोसा करेगा उसकी ताकत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। कई ऐसे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जो इन्हीं दलितों के इर्द गिर्द की राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस अब इन दलित वोटर्स को साधना चाहती है। जातीय जनगणना की बात बार बार उठाई जा रही, तो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में आप कुछ ऐसे बड़े मुद्दे देखेंगे जहां पर जातिगत राजनीति आपको ये परवान चढ़ती दिखाई देगी। तो कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनमें एक सवाल ये भी है, 7वां सवाल, कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्यों कमजोर किया जा रहा है। आपने देखा ईडी सीबीआई का मुद्दा कितनी बार उठाया गया है, विपक्षी नेताओं और सरकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल कांग्रेस पूछ रही। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। आप आज 9 साल पूरे होने पर जो 9 सवाल पूछे गए हैं उससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2024 बिल्कुल इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाना है। यही कांग्रेस का मास्टर प्लान है। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द अपना पूरा खाका बुन रही है और देखिए कारगर भी हुए हैं। आपने देखा ओल्ड पेंशन का मुद्दा अगर हिमाचल में चला तो कर्नाटक में भी दांव खेला, एमपी में भी तैयारी शुरू कर दी है। इसीलिए कुछ एक मुद्दों पर फिक्स होकर कांग्रेस उस पर आगे बढ़ना चाहती है और वो सरकार की कमजोर कड़ियों को निकाल रही है और उस पर हमला कर रही है। अब ये ईडी सीबीआई का मसला ऐसा है जहां पर पूरा विपक्ष लामबंद दिखाई देता है। क्या तृणमूल कांग्रेस है, क्या अरविंद केजरीवाल, वो लोग जो खुलकर कांग्रेस के साथ में नहीं है वो भी त्रस्त दिखाई देते हैं। इस मुद्दे पर तुरंत एक मंच पर खड़े हो जाते हैं। तो सरकारी संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग की बात लगातार कांग्रेस उठा रही है और निश्चित तौर पर आगामी चुनाव के पहले एक बड़ी रणनीति का हिस्सा रहने वाला। एक और सवाल है, मनरेगा जैसी योजनाओं को क्यों कमजोर किया जा रहा है। मनरेगा दरअसल ये कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुई थी, बाद में इसको कंटिन्यू रखा गया। मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसकी बहुत लोग तारीफ करते हैं, इस पर बहुत सारी एनालिसिस आपने सुनी होगी, क्योंकि मनरेगा में बहुत सारे लोगों को काम मिल पाया या पैसा मिल पाया, रोजंदारी की मजदूरी मिल पाई। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी सरकार आए, अब कांग्रेस ने बेशक शुरू किया था, बीजेपी आ गई, 9 साल का समय हो गया, निकल गया, लेकिन इस योजना को रखना पड़ेगा। तो ये अपनी उपलब्धि की तरह दिखाना और साथ ही साथ ये बताना कि मनरेगा को कमज़ोर किया जा रहा है, यानी धीरे धीरे फेज आउट करने की कोशिश की जा रही है। जो एक और सवाल है वो है कोरोना में कुप्रबंधन के कारण जिन 40 लाख लोगों की जान गई उनके परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला है। देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। कोरोना में हमने अच्छा प्रबंधन किया, हमने दुनिया में बहुत बढ़िया काम किया, दुनिया को दवाई सप्लाई की, ये सारी वो बातें हैं जो बीजेपी की तरफ से अपने पक्ष में कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव, कोई भी चुनाव, यहाँ पर यह बताया गया कि मुफ्त राशन है, लोगों तक पहुँचना है, लोगों का इलाज है और बहुत सा टीकाकरण है, इसको भी बड़े अचीवमेंट के तौर पर बीजेपी की तरफ से दिखाया गया है। कुल मिलाकर इसको काउंटर करने की कोशिश अब कांग्रेस की तरफ से हो रही है। वो उन 40 लाख लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी जान गई है और उनके परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला है, ये सवाल पूछ रही है। तो ये कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस का मास्टर प्लान है जो इन 9 सवालों के जरिए समझ में आता है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि देश के 35 शहरों में कांग्रेस नेता कल यही सवाल सरकार से पूछेंगे। देखिए ये एक स्ट्रैटेजिकल दिखाई देता है साफ साफ कि अब इन मुद्दों को जमकर
ज़मीन पर उठाया जाएगा। हालांकि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सवाल उठाए गए थे वही सवाल यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से लिखे गए हैं। इस दौरान पवन खेड़ा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विश्वासघात के लिए पीएम मोदी को आज देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 साल के सवाल पर 900 साल पीछे ले जाते हैं और भटकाते हैं। फिर से सरकार बनाने के अमित शाह के दावे पर जयराम रमेश ने यहाँ पलटवार किया। प्रधानमंत्री से लोग थक गए हैं, वो ये कह रहे हैं। गृहमंत्री क्या बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, कर्नाटक का जनादेश एक बड़ा संदेश है। यानी कर्नाटक से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कांग्रेस दिखाई दे रही है और इसको भी अपने पक्ष में बुनाने का प्रयास आगामी चुनाव में कांग्रेस करेगी। जयराम रमेश ने कहा कि 9 सालों में केवल एक काम हुआ है और वो है पहले की योजनाओं को नया नाम दिया गया है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए पीएम ने खूब काम किया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम द्वारा पीएम मोदी को बॉस कहने से जुड़े एक सवाल पर जयराम रमेश ने कहा कि 2009 में कोपेनहेगन में अमेरिका के राष्ट्रपति ने पीएम मनमोहन सिंह को गले लगाकर कहा था आप मेरे गुरु हैं। तो यानी ये एक शिष्टाचार होता है, इस तरह की बात कांग्रेस ने कही है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी की इस इमेज को बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी का कितना सम्मान, और है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी है और उनकी वजह से भारत का सम्मान भी बढ़ा है और इस बात को सभी स्वीकार करते हैं। अब कांग्रेस इसको कैसे काउंटर करेगी? निश्चित तौर पर जो मजबूत चीज़ें हैं उन पर हमला करना जरूरी है, जो कमजोर चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा हमला करना जरूरी है। कांग्रेस के 9 सवालों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इन सवालों पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने जो 9 सवाल पूछे हैं वो झूठ का पुलिंदा है, ये कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उन्होंने ये भी कहा कि आप आलोचना कीजिए लेकिन आलोचना में आप देश के अंदर के संकल्प को कमजोर मत कीजिए। ये बहुत बड़ा अपमान है उन लाखों सेवा कर्मियों का, डॉक्टर, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस चलाने वालों का, जिन्होंने कोविड काल में देश को बचाने की कोशिश की है। तो कोविड के ऊपर जो सवाल हुआ है, देखें अब ये एक सवाल को उठाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकार ने इस जो भी काम किया है उसको सकारात्मक रूप से रखा कि हमारी मजबूती है। तो जो मजबूत कड़ियां हैं उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उनको काउंटर किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आज 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। डिजिटल पेमेंट की बात उन्होंने की है और भारत अलग अलग विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, इस बात को भी उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से ये पक्ष रखा गया है। लेकिन ये 9 सवाल ये बताते हैं कि कांग्रेस किस रणनीति के साथ, किस मास्टर प्लान के साथ अब सड़कों पर उतरने जा रही है। और ये बात सिर्फ 2024 के चुनाव की नहीं है, आगामी विधानसभा चुनाव खास तौर पर इसलिए कहता हूं क्योंकि 2024 में ये 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इनका, और तेलंगाना को भी आप महत्व का ही मानिए, लेकिन इन 3 राज्यों में सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। इसलिए यहाँ के जो परिणाम आएंगे उनको 2024 की लड़ाई के लिहाज से देखा जाएगा और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी इन मुद्दों की गूंज आप देख पाएंगे। मन से उजाला कर चले, मन से